Dear students of UP Board Class 10th English, today we are taking chapter 3rd The Ganga from English Reader that is written by The Ganga that is written by Jawaharlal Nehru. Students, इस हिंदी वर्जन लेक्चर में हम रिवीजन कर रहे हैं और इस लेक्चर 2 में आप जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, उनकी वसीयत का अगला हिस्सा क्या है. Students, this is M. Rahman and you are attending OSC classes of English language, and please to continue your studies with us and through our channel. Please don't forget to subscribe our channel and to get all the updates before anybody, please you subscribe us our channel OSC classes of English language, and please if you like our lecture, don't forget to like, share and comment. You can, students, write a few lines with suggestions and that you liked to be with us. Students, now let's begin lecture number 2, The Ganga. Students, here in this lecture number 2, The Ganga especially is the river of India, beloved of her people. इस पैराग्राफ में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है. बिलव्ड मीन्स प्यारी नदी है, और इसके चारों तरफ, गंगा के चारों तरफ गूंथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं उसकी यादें, उसके भय, उसके गीत, उसकी विजय, उसकी जय. स्टूडेंट, ट्रायम्फ और विक्ट्रीज दोनों एक ही हैं. तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, जुड़े हुए हैं उसकी जीत के गीत, उसकी जीत, उसकी हार. तो गंगा, अब क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी क्यों है? गंगा विशेष रूप से भारत की नदी इसलिए है क्योंकि इसके इर्द गिर्द भारत की यादें, भारत की जीत, भारत के जीत के गीत, भारत के डर, भारत की हार जुड़ी हुई है. नाउ द क्वेश्चन विल बी, व्हाई इज गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया? देन योर आंसर विल बी, गंगा इज द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ बिलव्ड ऑफ आवर पीपल. एंड राउंड, अगर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे तो आप कहेंगे राउंड द गंगा आर होप्स, फियर्स, सॉन्ग्स, ट्रायम्फ, विक्ट्रीज एंड डिफीट्स आर इंटरविन विद हर रेशियल मेमोरीज. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ उसकी जातीय यादें, उसकी जीत, उसके जीत के गीत, उसका भय और उसकी हार जुड़ी हुई है. शी हैज़ बीन अ सिंबल, गंगा एक प्रतीक के रूप में रही है भारत के युगों पुराने संस्कृति और सभ्यता से. भारत कैसी रही है स्टूडेंट्स? भारत को हम रही बोल रहे हैं, रही इसलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हम भारत को माता कहते हैं. शी हैज़ बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज़ एजलोग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. यहाँ पर शी कौन है? यहाँ पर शी गंगा है. गंगा भारत के लिए कैसी रही है स्टूडेंट्स? गंगा भारत के लिए हमारी लंबी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के रूप में रही है. गंगा किस बात की प्रतीक है? गंगा भारत की लंबी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक है. गंगा की नेचर कैसी है? एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई, एंड येट एवर द सेम गंगा, और हमेशा से एक जैसा दिखने वाली गंगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर गंगा जी की क्वालिटीज़ दी गई हैं. गंगा जी के बारे में क्या कहा गया है? व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द गंगीज़? गंगीज़ स्टूडेंट इंग्लिश में कहते हैं, गंगा भी कह सकते हैं, गंगा जी भी कह सकते हैं. शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. जो गंगा है वह भारत की सभ्यता एंड संस्कृति का, लंबी सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक रही है. ये हमेशा से एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, हमेशा बदलती हुई, हमेशा बहती हुई, एक जैसी दिखने वाली गंगा है. अर्थात इसका कार्य नियमित रूप से एक जैसा चल रहा है. अर्थात ये इतना बदलती रहती है कि बदलते हुए हमेशा जब आप देखेंगे तो एक जैसी लगती है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन नया क्रिएट होता है, गंगा नेहरू जी को किस बात की याद दिलाती है? तो गंगा नेहरू जी को याद दिलाती है स्नो कवर्ड पीक्स की, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों की, गहरी घाटियों की ऑफ द हिमालयाज़, जिसको उन्होंने लव किया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है. और
गंगा जवाहरलाल नेहरू जी को याद दिलाती है कि यहाँ के बड़े उपजाऊ मैदानों की, जहाँ पर उनका जीवन और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो ढला है और वे यहाँ पर पले बढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन विल बी व्हाट डज गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ? देन आंसर विल बी गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, डीप वैलीज एंड वास्ट रिच प्लेन्स वेयर हिज लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर उनका जीवन और उनका कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ के अंदर दो बिंदु आपने जाने कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी क्यों है। जवाब है, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी इसलिए है क्योंकि इसके इर्द गिर्द उसकी जातीय यादें, उसकी उम्मीदें, उसकी जीत के गीत, उसकी जीत, उसकी हार, उसके भय जुड़े हुए हैं। इंटरविन हर रेशियल मेमोरीज, यानी उसके चारों तरफ गूंथे हुए हैं, अर्थात जब आप गंगा जी को देखते हैं तो भारत की बहुत सारी चीज़ें उसके बहते हुए पानी से जुड़ी हुई हैं। और वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स में बताया जा चुका है। वह एक प्रतीक रही है भारत के लंबे युगों पुराने संस्कृति और सभ्यता की। यह हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है, फिर भी एक जैसी नज़र आती है। और उसके बाद स्टूडेंट, गंगा नेहरू जी को किस बात की याद दिलाती है? स्नो कवर्ड पीक्स की। स्टूडेंट, जब हम एक बार हिंदी पढ़ लें तो फिर हमें इंग्लिश वर्ड्स बोलना सीखना है और इंग्लिश वर्ड्स को अपने माइंड में सेव करना है, बिकॉज वी विल गो टू राइट द आंसर्स, क्योंकि हमें फाइनली आंसर्स लिखने होंगे। तो शी रिमाइंड्स, वो हमें याद दिलाती है किसकी? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लीजिए। स्नो कवर्ड पीक्स 1, डीप वैलीज 2, वास्ट रिच प्लेन्स 3। अब इनके जो सपोर्टिंग मटेरियल है, जो सपोर्टिंग सेंटेंस है या स्टफ़ है, उसे आप समझ लीजिए। वो याद दिलाती है स्नो कवर्ड पीक्स की, डीप वैलीज़ की, किसकी? जो कि हिमालयाज़ में है। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वह उपजाऊ विशाल क्षेत्र जहाँ पर मेरा जीवन पला और बढ़ा है, जहाँ पर मेरे जीवन को एक विस्तार क्षेत्र मिला है, वह गंगा जवाहरलाल नेहरू जी के माइंड में गंगा इन बातों की याद दिलाती है। स्माइलिंग एंड डांसिंग। अब इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो बता रहे हैं कि गंगा के कौन कौन से रूप हैं और गंगा कैसे, किस किस रूप में, किस किस मौसम में, किस किस समय में, किस तरह से बहती है। स्टूडेंट्स, इसको अभी बताते हैं, यहाँ के वर्ड मीनिंग्स बताने से रह गए हैं। ट्रायम्फ का मतलब है जीत, विक्ट्री, ठीक है। इसके बाद आपका जो डिफ़िकल्ट वर्ड आता है रेशियल मेमोरीज। इंटरविन रेशियल मेमोरीज मीन्स द मेमोरीज विच आर रिलेटेड टू ट्राइब्स एंड सेक्ट्स, SECTS, यानी वो सारी यादें जो विभिन्न धर्मों और विभिन्न वर्गों से जुड़ी हुई हैं। एज लॉन्ग मीन्स युगों पुरानी। सिंबल प्रतीक मीन्स टोकन। और स्टूडेंट्स प्लेन्स मैदान, रिच उपजाऊ, स्नो कवर्ड बर्फ़ से ढकी हुई। और यहाँ पर कौन सा और वर्ड बचा हुआ है? कास्ट मीन्स ढलना, यानी किसी चीज़ में अपने आप को ढालना। तो स्टूडेंट्स ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे इस पैराग्राफ के। इस पैराग्राफ नंबर 4 में देखते हैं, गंगा नाचती हुई और मुस्कुराती हुई दिखाई देती है सूरज की रोशनी में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है गंगा सुबह के समय कैसी दिखाई देती है, गंगा सर्दी में कैसी दिखाई देती है, गंगा बरसात में कैसी दिखाई देती है। और स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द मूड ऑफ द गंगा इन वेरियस टाइम्स। तो ये लॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि पहली हेडिंग आप लिख रहे हैं इन द मॉर्निंग। तो गंगा मॉर्निंग के समय में स्माइलिंग और डांसिंग नज़र आती है इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के प्रकाश में। और जैसे ही शाम होती है वह बहुत ही अंधेरे से भरी हुई, डार्क, ग्लूमी और बहुत ही उदास सी नज़र आती है, फुल ऑफ मिस्ट्री और बहुत ही रहस्यमयी सी नज़र आती है। एज द इवनिंग शेडोज़ फॉल, जैसे कि शाम का अंधकार आता है। और सर्दियों में क्या होता है, ये बहुत ही पतली दुबली, स्लो, धीमी चलने वाली, ग्रेसफुल, शान से चलने वाली स्ट्रीम धारा नज़र आती है। और इन विंटर ये कैसी नज़र आती है? इन विंटर ये एक बहुत ही पतली, धीमी सी, ग्रेसफुल स्ट्रीम नज़र आती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग, और ये एक बहुत बड़ी गरजती हुई वस्तु के रूप में सामने आती है मानसून के दौरान, अर्थात गंगा का रूप विशाल हो जाता है बरसात में।
इसका विस्तार ऐसा होता है जैसे मानो जो बड़े दो कंधे विस्तार कर गए हों, वह उसकी छाती चौड़ी हो गई हो। ब्रॉड बॉजम्ड मतलब चौड़ी छाती वाली, बिल्कुल ऐसे जैसे कि समुद्र, और उसके अंदर कुछ समुद्र जैसी विनाशकारी शक्ति भी आ जाती है। अर्थात बरसात के मौसम में गंगा दिखाई देती है चौड़े सीने वाली, लगातार गरजने वाली। और तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस गंगा दिखाई देती है समुद्र की विनाशकारी शक्ति लिए हुए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इन 3 पॉइंट्स को एक बार फिर हम रिव्यू करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। गंगा सूरज की रोशनी में दिन के समय में मॉर्निंग में कैसी नज़र आती है? स्माइलिंग एंड डांसिंग। शाम को वह कैसी होती है? वह डार्क और ग्लूमी होती है, फुल ऑफ मिस्ट्री होती है। अर्थात वह अंधेर में और ग्लूमी, उदास और रहस्यमयी होती है। सर्दी में कैसी होती है? सर्दी में गंगा बहुत ही धीमे से चलने वाली, बहुत ही पतली दुबली धारा के रूप में बड़ी शालीनता और शान के साथ बहने वाली होती है। जबकि 4 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे कि गंगा बरसात के मौसम में दहाड़ने वाली, पानी की दहाड़ने का मतलब है स्टूडेंट्स हाथी की तरह चिंगाड़ना नहीं, बल्कि जो पानी की जो तेज़ आवाज़ें हैं बहने की, वह आवाज़ें बढ़ जाती हैं और उसमें पानी बढ़ने की वजह से वह पानी तटों को भी पार कर जाता है। उसको ब्रॉड बॉजम्ड कहा गया है। और उसके अंदर चूँकि पानी बढ़ जाता है तो पानी के अंदर शक्ति और आ जाती है, क्योंकि अधिक पानी विनाशकारी होता है। तो उसके अंदर ये कहा गया कि समुद्र की विनाशकारी शक्ति आ जाती है। और ऐसी गंगा हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ समथिंग ऑफ सीज, मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। और ऐसी गंगा उनको भारत के पास्ट की याद दिलाती है। और ये गंगा आज वर्तमान में बह रही है और भारत के भविष्य की ओर बह रही है। अर्थात ये गंगा प्रतीक है भारत के इतिहास की। ये गंगा प्रतीक है भारत के इतिहास की, बह रही है आज और जा रही है भविष्य की ओर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कि क्या डिफ़िकल्ट मीनिंग्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ब्रॉड बॉजम्ड मीन्स ऑफ ह्यूज चेस्ट, मीन्स वाइड। स्टूडेंट्स शेडोज़ किसे कहते हैं? शेडोज़ कहते हैं छाया को, रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कहेंगे कि और कौन सा वर्ड है? स्लो मीन्स ऑफ लेस स्पीड, धीमी चलने वाली। स्ट्रीम मीन्स द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव जिसे धारा कहते हैं। और डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, इट मीन्स पैरिश करना, या आप कहें कि डिसास्टर लाना। रोरिंग मेकिंग ह्यूज नॉइस, मेकिंग शार्प साउंड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देखे। सिंबल होता है टोकन। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पैराग्राफ नंबर 5 में हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू यहाँ कहते हैं कि हालांकि मैंने बहुत कुछ डिस्कार्ड कर दिया है। डिस्कार्ड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ छोड़ दिया है ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, प्राचीन रीति रिवाज का। अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर स्टूडेंट्स रीति रिवाज को 2 हिस्सों में रखा है। एक बिल्कुल ख़राब जिन्होंने हमारे देश को नष्ट कर रखा है, और दूसरे वो जो जिन्होंने हमारे देश को बना रखा है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने अपने प्राचीन रीति रिवाजों में से कुछ को छोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। एंड आई एम एंग्शियस, और मैं चिंतित हूँ कि भारत को भी उन रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए जो कि हमारे लिए एक जंजीर बने हुए हैं, जिन्होंने हमें बांध रखा है, जिन्होंने हमें दबा रखा है, जिन्होंने हमारे भारत के लोगों को बांट रखा है, जिन्होंने हमारे भारत के लोगों का हनन कर रखा है, हमारे भारत के लोगों को कुचल रखा है, और उन्होंने हमारे भारत के लोगों के शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट को रोक रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू वांट टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट। तो यहाँ पर आएगा जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट बिकॉज दीज ओल्ड शेकल्स that bind, constrain and divide her people and suppress vast number of them and they prevent the free development of body and the spirit। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, आंसर में आप लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू भारतीय परंपरा और ट्रेडिशन जो थी हमारी, उसके एक हिस्से को काट कर इसलिए फेंक देना चाहते हैं क्योंकि इस हिस्से ने हमारे लोगों को जकड़ रखा है, विकास होने से रोक रखा है। इन्होंने यहाँ के लोगों को आपस में बांट रखा है और
इनके मानसिक और शारीरिक विकास को रोक रखा है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ खुद छोड़ देना चाहते हैं बल्कि भारतीय लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वह चिंतित हैं कि भारत भी इनसे रिड हर सेल्फ ऑफ। स्टूडेंट, हर सेल्फ मीन्स भारत माता के लिए कहा गया है कि भारत माता भी खुद अपने आप को इनसे अपने आप को मुक्त करा ले, क्योंकि इन पुरानी और ख़राब रीति रिवाजों की वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास रुका हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा व्हाई डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट इंडिया टू रीड हर सेल्फ ऑफ। तो वाई के आंसर में बिकॉज इन्होंने हमें बांध रखा है, दबा रखा है, हमें बीच में आपस में से तोड़ रखा है स्टूडेंट्स, और हम आपस में बटे हुए हैं। इन्होंने हमारा शारीरिक और मानसिक विकास का हनन कर रखा है, हमें रोक रखा है, इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए। अब दूसरा इसके सेकंड हाफ में बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू नॉट वांट टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। जवाहरलाल नेहरू अपने आप को पास्ट से पूरी तरह क्यों नहीं काट लेना चाहते हैं? तो जवाब है जवाहरलाल नेहरू अपने आप को पास्ट से पूरी तरह इसलिए नहीं काट लेना चाहते हैं क्योंकि जो बची हुई ट्रेडिशन हैं, जो बची हुई कस्टम हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या है, वो कहते हैं कि जो बचा हुआ हमारे रीति रिवाज हैं उसको मैं अगर देखूं तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं ऑफ ग्रेट इनहेरिटेंस, और हम एक महान विरासत के मानने वाले रहे हैं। दैट हैज़ बीन जो हमारी रही है, एंड इज़ जो हमारी है, एंड आर जो हमारी रहेगी। अर्थात जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से अपने आप को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से इसलिए नहीं काटना चाहते क्योंकि जो बची हुई सभ्यता और संस्कृति है जिसके वो वारिस हैं वह हमारी है, हमारी थी और हमारी रहेगी। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह से इस संस्कृति रूपी चैन की एक लिंक हूँ, और यह चैन हमारे इतिहास के उदय तक जाती है। अर्थात स्टूडेंट्स, ऐसा मानिए कि विभिन्न युग आए और विभिन्न युग चले गए, एक युग आज चल रहा है। तो उस युग के जो लोग थे, पुराने युग के, जो अब बीत चुका है, उसके लोग उसकी कड़ी थे। उसके बाद दूसरा युग आया, फिर लोग अगली कड़ी बन गए, और इस समय जवाहरलाल नेहरू का युग चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू उस युग की अगली कड़ी बन गए। और उसके बाद आज जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, हम लोग उपस्थित हैं तो हम उसकी कड़ी हैं। अर्थात ये जो गंगा है ये एक चैन को जोड़ती हुई चल रही है, और जो समय आ रहे और जा रहे हैं वह कड़ियाँ हैं, और ये पूरी चैन एक युग है। तो स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं इस युग का हिस्सा बनने से वंचित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। मैं अपने आप को पूरी तरह से इससे पूरी तरह से काटना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो संस्कृति और सभ्यता, जो इनहेरिटेंस है, मुझे इस पर गर्व है। अर्थात जो बची हुई संस्कृति है ये बहुत शानदार है, मुझे इस पर गर्व है, ये हमारी है, हमारी थी और हमारी रहेगी। और मैं अपने दूसरे महापुरुषों की तरह से जो पीछे इसकी एक कड़ी बन चुके हैं, मैं भी इसका एक कड़ी बनकर पीछे तक, जो कि हमें गौरवान्वित करती है, जुड़ा रहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो मैं इस महान चैन की कड़ी नहीं बन पाऊँगा। द चेन आई वुडंट ब्रेक, और इस चैन को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, वे क्यों नहीं तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या लिया है, इंस्पिरेशन लिया है, इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। आइए स्टूडेंट, इस पार्ट के अंदर हम ये देखते चलते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे। स्टूडेंट्स, इसमें आया था डिस्कार्डेड का मतलब है रिजेक्टेड। उसके बाद स्टूडेंट्स आया था कंस्ट्रेन, तो कंस्ट्रेन का मतलब होता है स्टूडेंट दबा कर रखना, मीन्स रेस्ट्रिक्टेड रखना, यानी डेवलपमेंट होने से किसी भी व्यक्ति को रोकना। डिवाइड का मतलब है यूनिटी में जाने से रोकना, और उनको विदाउट यूनिटी रखना। स्टूडेंट, सप्रेस का मतलब है टू क्रश, और सप्रेस का मतलब है दमन करना, और वास्ट का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर विशाल। प्रिवेंट का मतलब है किसी चीज़ से रोकना और स्टॉप करना। डेवलपमेंट जो कि विकास है, प्रोग्रेस है। स्पिरिट मीन्स सोल और कॉन्शाइंस। सीक मीन्स सर्च, खोज। तो इनहेरिटेंस स्टूडेंट्स हमारी विरासत, जो कि हमें अपने नैतिकता के तौर पर और वस्तुओं के तौर पर मिली है। कॉन्शियस मीन्स अलर्ट, सचेत। तो स्टूडेंट्स इमेमोरियल, पास्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा पुराना समय था स्टूडेंट्स, हमारी जो पुराना इतिहास है, इमेमोरियल पास्ट, बहुत पुराना समय भारत का, यानी हमारा पुराना इतिहास। और इंस्पिरेशन, प्रेरणा।
स्टूडेंट्स, डॉन ऑफ हिस्ट्री जैसा कि यहाँ है तो हमारे हिस्ट्री का उदय अर्थात बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं स्टूडेंट्स। तो दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बने थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों भारतवासियों से कहते हैं कि वह भी अपने आप को उस पुरानी बेड़ियों से मुक्त करा लें, क्योंकि आपने जवाब देखा क्योंकि उसने यहाँ के लोगों का दमन कर रखा था। और जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं चाहते थे कि पुरानी रीतियाँ और क्यों नहीं चाहते थे कि वह पूरी तरह से इस कस्टम और ट्रेडिशन को छोड़ दें। तो स्टूडेंट वह इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि कस्टम्स और ट्रेडिशन भारत का एक गौरवान्वित भाग है और वे इसका अभिन्न अंग बने रहना चाहते थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो सारी बातें उन्होंने आज सोची हैं उसके गवाह के रूप में वे एक बात यहाँ लिख रहे हैं, वह एक वसीयत कर रहे हैं कि उनकी एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित कर दी जाए इलाहाबाद पर। और ये राख वहाँ क्यों प्रवाहित कर दी जाए, अभी एक कारण हम अपने आंसर में और जोड़ने वाले हैं, क्योंकि इलाहाबाद में प्रवाहित होने के बाद ये भारत के पैरों को धोती रहेगी। भारत के पैरों को कैसे वॉश करती रहेगी, क्योंकि जब आप गंगा में डालेंगे, गंगा से बे ऑफ बंगाल में जाएगी, बे ऑफ बंगाल से वो सागर में जाएगी और सागर भारत के पैरों को धोता रहता है। स्टूडेंट्स, आपने जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर नीचे जहाँ आगे श्रीलंका पड़ता है के ऊपर देखा होगा कि ओशन ही ओशन है और पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वह राख उनके भारत के चरणों में उपस्थित रहेगी और भारत के चरणों का सेवन करती रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस इच्छा के रूप में, जो भी पीछे हमने सारी बातें डिस्कस की हैं, और उनकी जो इच्छा के रूप में वह जवाहरलाल नेहरू ये विनती करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत की इस सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत की सांस्कृतिक विरासत के श्रद्धा के रूप में वह यह चाहते हैं कि वह अपनी अस्थियों का एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित करवा दें, ताकि वह भारत के चरणों को हमेशा धोती रहे समुद्र का हिस्सा बनकर। जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यहाँ पर बताते हैं वो जो अभी उन्होंने पीछे बड़े हिस्से की बात की थी, मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज, उन्होंने कहा था कि वो नीचे बताने वाले हैं, तो वह समय आ गया है। तो उनकी जो वसीयत है बड़े हिस्से को लेकर के यह है कि उनकी राख का जो बड़ा हिस्सा है वह डिस्पोज किया जाए, और वह इस तरह से किया जाए कि उसको एरोप्लेन में ऊपर ले जाया जाए और वहाँ से उसको बिखेर दिया जाए एक ऊंचाई से जहाँ पर भारत के किसान मेहनत कर रहे हैं। इट मीन्स how did Nehru want to dispose his major portion of ashes? Then student, the answer is he wanted to get his major portion of ashes to be disposed in the way that it should be carried high up into the air in an aeroplane, कि एरोप्लेन में ऊपर ले जाया जाए, वहाँ से बिखेर दिया जाए, scattered from the height over the fields, उन खेतों पर, where the farmers of India toil, where the peasants means farmers, जहाँ पर मेहनत करते हैं। अर्थात अगर हम सरल हिंदी में आपको समझाएं तो इसका मतलब यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अस्थियों का एक बड़ा हिस्सा एक एरोप्लेन में ऊपर ले जाया जाए और वहां से उस जगह पर बिखेरा जाए जहां पर खेतों में भारत के किसान पसीना बहाते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाए ताकि वह भारत की मिट्टी का एक अभिन्न अंग, कभी ना जुदा होने वाला, कभी ना अलग होने वाला अंग बन जाए, और वह भारत की मिट्टी से कभी भी अलग ना हो सकें, कण कण में मिल जाएं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू अपना मेजर पोर्शन ऑफ एशेज एरोप्लेन में क्यों डिस्पोज कराना चाहते हैं, तो आपका आंसर बनेगा वह इसलिए डिस्पोज कराना चाहते हैं ताकि वे भारत की मिट्टी में मिल जाएं, एक उसका अभिन्न अंग बन जाएं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट बन जाएं और भारत की मिट्टी से कभी अलग ना हों। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल सबसे बड़ा वर्ड है जिसका मतलब है इनसेपरेबल, अभिन्न कभी अलग ना होना, स्कैटर्ड का मतलब है डिस्पर्स, बिखेरना, डिस्पोज का मतलब है स्पेंड खर्चा करना, और कैरिड ले जाना, हाई अप ऊंचाई पर, सोयल मिट्टी, डस्ट धूल को कहते हैं जो कि मिट्टी ही है अपने आप में। अब जवाहरलाल नेहरू लास्ट में कहते हैं कि आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने ये वसीयत लिखी है नई दिल्ली में जून 21 डे 21 जून को इन द ईयर 1954 1954 में। तो स्टूडेंट्स, ये आपने जाना कि जवाहरलाल नेहरू जी की पूरी वसीयत क्या थी, और पूरी वसीयत तो यहाँ नहीं है, वसीयत का कुछ हिस्सा यहाँ पर है। बस इस वसीयत में ये कहा गया है कि कैसे उनकी
जो अस्थियां हैं डिस्पोज करनी है, और अगर वह विदेश में मरते हैं तो किस तरह से उनका दाह संस्कार होना है और अस्थियां कहाँ लानी हैं, किस तरह से उनको डिस्पोज करना है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको बड़ी तेज़ी में रैपिड रिवीजन में जाना। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले आपने हिंदी में अब ये सुन लिया है स्टूडेंट्स, अब आप दूसरे लेक्चर्स जो कि इंग्लिश के थ्रू पैसेज वाइज पढ़ाए गए हैं उनको ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको पैसेज वाइज आंसर्स क्लियर हो जाएं। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सजेशंस और अपना जो प्यार भरा एनकरेजमेंट है वो अपनी कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। धन्यवाद।